हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट ईवीएस का जो एनसीईआरटी की समरी है उसकी ये आपकी आज थर्ड क्लास होने वाली है, थर्ड सेशन होने वाला है। इससे पहली दो क्लासेस में हमने क्लास नंबर 5th का 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं अभी तक। अब हम छठे चैप्टर से शुरुआत करेंगे और 3 से 4 चैप्टर इसी क्लास में फिनिश करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। बहुत ही अटेंशन आपको क्लास में रखनी है, बिना किसी बातचीत किए पूरा ध्यान आप क्लास में रखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको डायरेक्ट बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस देखने को आपके प्रीवियस पेपर में मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार क्लास को। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड, इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है। और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरा आप विश्लेषण चार्ट देख पाएंगे। इसमें हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है बहुत बेहतरीन ढंग से। और मैटर की अगर बात करूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं। सो गाइज, आज के चैप्टर का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। अब इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पार्ट में क्या बताया गया है, इसमें बात की गई है दोस्तों 650 साल पुराने घड़ सीसर की। घड़ सीसर का मतलब होता है तालाब, ठीक है। घड़ सीसर का मतलब क्या है, तालाब है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि घड़ सीसर का क्या मतलब होता है, तालाब होता है या नदी होता है, कुछ भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि घड़ सीसर का मतलब क्या है, तालाब है। इसे जैसलमेर में राजा घड़सी के लोगों के साथ मिलकर बनवाया गया था। तो इसी नाम पर, इन राजा घड़सी के नाम पर ही इसका नाम घड़ सीसर रख दिया गया, ठीक है। इस तालाब को किसने बनवाया था, जैसलमेर के राजा घड़सी के लोगों के साथ मिलकर बनवाया था उन्होंने। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, इस तालाब का नाम घड़ सीसर, ठीक है। कहाँ है ये, जैसलमेर में। इसके दोनों तरफ पक्के घाट है और सजे हुए बरामदे हैं, कमरे, बड़े हॉल आदि इत्यादि इसके आसपास बने हुए हैं इस तालाब के, जिसका नाम है घड़ सीसर। यहाँ पर स्कूल घाट पर थे, यानी यहाँ के जो स्कूल थे वो भी घाट पर ही बने हुए थे। यहाँ पर 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। 9 तालाब जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं राजस्थान में क्या होता है, बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। रेगिस्तान है,
तो इस वजह से यहाँ बताया गया है कि जैसलमेर के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत कम दिन जो है वो बारिश होती है। उत्तराखंड में आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। आगे बात करें यहाँ पर इस चैप्टर का जो मोटिव है वो है पानी की वैल्यू बताना। ठीक है, उत्तराखंड की नई दुल्हन ब्याह के बाद झरने या तालाब पर जाकर के सिर झुकाती है। आपको एक कथन में देखने को मिलेगा। आप कहेंगे क्या मैम ये बातें समझने लायक है? बिल्कुल है। ये आपको कथन में दिया रखा होगा, पूछेगा कौन सा कथन गलत है या इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में क्या होता है। जो नई नई शादी होती है तो दुल्हन जो है वो झरने और तालाब पर सिर झुकाने, उसकी पूजा करने जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है और हर बार पूछा गया है वो है ये कौन सा क्वेश्चन है? तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कुएं के सूखने की वजह कौन कौन सी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कुएं के सूखने की 3 वजह है। पहली, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पानी का स्तर है, जमीनी स्तर है, वो नीचे जा रहा है मोटर लगाकर जमीन से पानी खींचने की वजह से। इस वजह से कुएं सूख रहे हैं। दूसरा कारण क्या है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वे नहीं रहे। यानी तालाब ही नहीं है तो पानी कैसे इकट्ठा हो। ठीक है, उन तालाब से पानी रिसते हुए जमीन में जाता था और फिर से जो वाटर लेवल था वो ऊपर हो जाता था और कुओं में पानी आ जाता था। लेकिन जब तालाब ही नहीं है तो फिर कुएं में ही पानी कहाँ से आएगा? ठीक है, बिल्कुल। तो इस वजह से भी कुएं सूख रहे हैं। तीसरा कारण है पेड़ों के आसपास और पार्क में या पार्क के आसपास की जमीन भी सीमेंट से पक्की कर दी गई है। अच्छा, इससे कुएं के सूखने से क्या संबंध है? देखो, जो पेड़ की जड़ें होती है या कच्ची मिट्टी होती है आसपास, तो जब बारिश होती है वो उसको सोख लेती है और जमीन के अंदर पानी वो प्यूरिफाई होता हुआ नीचे चला जाता है। ठीक है, वाटर लेवल को इंक्रीज करता है बारिश का पानी। लेकिन जब हम पेड़ों के आसपास वाली जगह, पार्क भी पक्के हो गए आजकल सीमेंट से बने हुए, तो पानी को रिसने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो पानी नीचे नहीं जाएगा तो कुएं में पानी कैसे आएगा? वाटर लेवल तो कम रहेगा। इस वजह से भी कुएं जो है वो सूख रहे हैं। तो ये 3 कारण आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी कारण आपको ऑप्शन में मिलेगा वो कथन गलत होगा। ठीक है, अभी इन चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस में एक मैराथन में पूरा करवा दूंगी, तो आपको देखने को मिलेगा कितनी बार रिपीट हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं, जरा सोचो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, कब पड़ा था सूखा? जोधपुर के आसपास के इलाकों में 1986 में। तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। बावड़ी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे बावड़ी क्या है। तो मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। ये बावड़ी क्या है? ये पीने के जल का स्रोत है। जिस तरीके से कुआं होता है, ठीक है, इस प्रकार से प्याऊ होता है, उसी प्रकार से बावड़ी भी पीने के जल के लिए एक स्रोत है। तो क्या बताया गया है? ये प्राकृतिक स्रोत है। तो वहां जब इस बावड़ी में बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा भरे होने की वजह से खराब हो गया था इसका पानी, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों ने जब वहां पर सूखा पड़ा तो फिर से इससे कूड़ा निकाला और बावड़ी ने फिर से पूरे शहर को पानी पिलाया। ठीक है, इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हो गई। ठीक है, अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है, मतलब फिर से उसके अंदर कूड़ा कचरा डाल दिया है। कोई भी बावड़ी से पानी निकालना पसंद नहीं करता है। तो ये चीजें हो गई कुछ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहाँ पर जो बावड़ी है उसको फिर से जागृत किया गया था या उसको फिर से क्या किया गया था, पहले की तरह एक बार फिर से उसको साफ सुथरा किया गया था, जिस वजह से उसने जो सूखे की परेशानी थी उसको कम किया था बहुत हद तक। अब हम नया टॉपिक इसी चैप्टर में आता है आपका अलबरूनी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अलबरूनी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी इस पहले वाले टॉपिक में, जिसमें हमने बूंद बूंद दरिया दरिया वाले चैप्टर में
जल के बारे में समझा कि किस प्रकार से वो आवश्यक है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिए गए थे वो सभी हमने देखे। लेकिन आपको यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है। जल के स्रोत कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। जल के स्रोत तो बात करें प्याऊ, प्याऊ, ठीक है, कुआं, कुआं और बावड़िया, अभी देखा हमने बावड़िया, ठीक है, बावड़िया। और इसके अलावा एक और नाम है जिसका नाम है मशक। मशक एक चमड़े के थैले के समान होता था, इसके अंदर पानी भर के जो युद्ध में सेना जाती थी तो उसमें चमड़े के थैले में पानी भर के रखते थे। अगर आपने ये हिस्टोरिकल मूवीज देखी होगी तो उसमें देखा होगा कुछ इस प्रकार से थैले की तरह होता था और उसके अंदर पानी भर के रखते थे, ठीक है, उसको मशक बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, जल के स्रोत है। चलो ये कवर हो गया, अब हम अलबरूनी के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलबरूनी जो है वो किस देश से भारत आया था या किस देश का रहने वाला था। तो अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से, ठीक है। हजार से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, इनका नाम था अलबरूनी तथा इनके देश का नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। याद रखेंगे। अलबरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कहाँ लिखा है? इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है और उन्होंने उस पुस्तक में यहाँ के कहाँ के भारत के तालाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो क्या क्या लिखा है ये बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में नहीं लिखी थी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे भी बनाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी लंबी कतारें होती है। लोगों की उतरने और चढ़ने के रास्ते भी जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी चढ़ने के पानी लेकर जब ऊपर जाते हैं उसके अलग और नीचे उतरने के अलग अलग रास्ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी भीड़ लगने वाली परेशानी नहीं देखने पड़ती या परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था अलबरूनी ने, जो कि उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। क्या बताया कि भाई जो भारत के लोग हैं, मैं भारत घूमने गया था, वहाँ के लोग तो तालाब बनाने में बहुत माहिर है। अगर हमारे यहाँ उज्बेकिस्तान के लोग उनको देख ले तो हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों में क्या लगाए हैं? लोहे के कुंडे लगाए हैं और सरियों से उनको जोड़ करके तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए हैं। इन चबूतरों के ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की लंबी कतारें हैं और चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग है, जिस वजह से यहाँ भीड़ लगने की परेशानी भी नहीं होती है। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, समझ आ गया सभी को। ये छठा आपका चैप्टर था क्लास नंबर 5 का, आपकी एनसीईआरटी का। ये यहाँ पर 6 चैप्टर कवर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है पानी के प्रयोग। अब हम देखेंगे पानी के प्रयोग, ठीक है। इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है, ठीक है। समझने भर से आपका काम हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। और हाँ, आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी कि जो वीडियो के बीच में एक बुक पब्लिकेशन का ऐड आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसको स्किप कर दिया करिए। कोई जबरदस्ती नहीं है उसको देखने के लिए, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है। मतलब इस समय पर मुझे वो करना पड़ रहा है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। आपको लेनी है, ठीक है, नहीं लेनी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। बस आपको समझ आनी चाहिए क्लास, मेन मोटिव वही है। अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा पानी के प्रयोग, पानी के प्रयोग। अब इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, चलो देखते हैं। वैसे तो सभी सागरों के
पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, सबसे खारा पानी कौन से सागर का है, तो उसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर है, डेड सी, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड सी है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा खारा पानी या नमकीन पानी किसका है? मृत सागर का है। अच्छा, कितना नमकीन है भाई, ये तो बता दो। तो चलो बताते हैं। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। इतना ज्यादा इसका नमक, इतना ज्यादा ये पानी जो है मृत सागर का वो खारा है। अच्छा, खारा होने की वजह से आपको एक और चीज यहाँ पर समझनी होगी कि मृत सागर में खारे पानी की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम उसके ऊपर तैर सकते हैं, हम उसमें डूबेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है, जैसे आराम से लेटे हुए हो तो इस प्रकार से हम उस पर तैर भी सकते हैं। तो ये कथन में आ सकता है आपके। इसके अलावा शैवाल का निर्माण बरसात में होता है, ये भी एक पॉइंट दिया गया था आपके इसी चैप्टर में। बाकी दांडी मार्च यहाँ शुरू होती है, दांडी यात्रा, तो इससे संबंधित भी कुछ फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। चलो इसको समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है आज की क्लास में। वो बात अलग है कि मैं जल्दी जल्दी आपको करा देती हूँ। आप कहते हैं कि मैम 20-30 मिनट की क्लास होती है, तो आप ये नहीं देख रहे कि बीच में मैं आपको बातों में उलझाने की कोशिश नहीं करती जिस तरीके से बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। मुझे सिर्फ इतना मेरा दायित्व है कि मैं जो टॉपिक्स आपको कराऊं उसको क्लियरली आपको प्रोवाइड कर दो, आपको समझ आ जाए, बात खत्म। इतना मेरा तात्पर्य है। नहीं तो बाकी लोग एक लाइन को 10-10 बार बोलते रहेंगे, उसी चीज में आपको उलझाते रहेंगे। आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसी टाइम की बंदिश इसीलिए मैंने नहीं रखी है कि जितना हमारी कैपेसिटी होगी एक दिन में कवर करने की और आपको समझने की, उतना हम कवर करेंगे। ओके, चलो बात करते हैं दांडी मार्च की। यह घटना कब की है? 1930 की है। बहुत सालों से अंग्रेज ने आम लोगों से नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। आम लोगों के नमक बनाने पर अंग्रेजों ने लगाई हुई थी रोक, जिसकी वजह से आम जनता परेशान थी। अब रोक तो लगाई, ऊपर से उसके ऊपर भारी भरकम टैक्स भी वसूला। ठीक है, नमक के ऊपर भी यहाँ की आम लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया ज़्यादा। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर एक मार्च की, जिसका नाम रखा गया दांडी मार्च। क्यों रखा गया दांडी मार्च? क्योंकि ये, अगर हम बात करें अहमदाबाद के दांडी से, ठीक है, अहमदाबाद में है दांडी, दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को इन्होंने तोड़ा। ठीक है, दांडी से इन्होंने अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक, ठीक है, अहमदाबाद से दांडी, इस प्रकार से सही हो गए। अहमदाबाद से दांडी तक इन्होंने पैदल यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। ठीक है, जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? इसके संबंधित भी आपसे कथन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि नमक कैसे बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए नमक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को जमीन पर छोटी छोटी क्यारियां बना करके, ठीक है, उस क्यारियों को बना करके उसमें क्या किया जाता है, पानी भर दिया जाता है। ठीक है, समुद्र का पानी भर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर तेज धूप पड़ती है जिसकी वजह से उसका पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। बस ये साधारण सी प्रक्रिया है नमक बनाने की। क्या करेंगे कि भाई समुद्र के पानी को जमीन पर छोटी छोटी क्यारियां बना के, गड्ढे बना के उसमें भर देंगे पानी को। धूप आएगी, वो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो बचेगा वो क्या बचेगा, नमक के ढेर बच जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है। आगे चलते हैं। 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं आज की क्लास में, एक और चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे। लेसन नंबर 8 क्लास 5 जिसका नाम है मच्छरों की दावत। तो हम बिल्कुल एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं बिना कुछ छोड़े, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ऐसा ना बचे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाए। एनसीईआरटी से बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाने में हेल्प करेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल
फिक्स्ड सिलेबस है, अगर आप इसको कवर कर लेंगे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों मच्छरों के बारे में। तो उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि भैया मलेरिया से संबंधित पेपर में आपका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मलेरिया जो है वो किस मच्छर के द्वारा फैलता है। तो मादा मच्छर जिसका नाम है एनाफ्लीज मादा मच्छर फैलाता है क्या, मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाता है। और ये प्लाज्मोडियम, सारे मादा एनाफ्लीज नहीं, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम हो वो वाले मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो क्या फैलाती है, मलेरिया फैलाती है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से क्या है, सिनकोना पेड़ की छाल। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें पहले क्या होता था, पहले तो सीधे सीधे लोग छाल को उबालकर ही उसको छानकर इस्तेमाल में ले लेते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, सिनकोना पेड़ की छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसी चैप्टर में कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी से और आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग, एनीमिया रोग हो जाता है। मैं एक काम करूंगी, सबसे लास्ट क्लास जो आपकी एनसीईआरटी की होगी उसमें मैं आपको सभी रोगों के बारे में जानकारी दे दूंगी। ठीक है, उनसे संबंधित टीके वे कौन कौन से अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग या फंगस से होने वाले रोग, ये सारे के सारे मैं आपको करा दूंगी एक साथ लास्ट की क्लास में। ठीक है, तब तक जितना आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि बीमारियों से क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो वो सारी चीजें मैं आपको आखिरी क्लास में कवर करा दूंगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों आयरन की पूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको मिलेगा ऑप्शन में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जो है प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आयरन की कमी की पूर्ति होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बरसात के मौसम में क्या होता है, मलेरिया ज्यादा फैलता है। कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है पूछा गया था आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए बरसात के मौसम में। ठीक है, बरसात के मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है। मच्छर के छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं या लार्वे कहते हैं। ठीक है, लार्वे। तो मच्छर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं या लार्वे कहते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। आगे हम बताएंगे कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इस बात का प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, क्योंकि पहले लोग क्या सोचते थे कि जो मलेरिया बीमारी है वो किसी जहरीली गैस से फैलती है। ठीक है, ये नहीं पता था कि मच्छर के काटने से फैलती है। लेकिन फिर क्या होता है, रोनाल्ड रोस ने पता लगाया, क्या पता लगाया कि भैया जो मलेरिया रोग है ये मच्छर से होती है। ठीक है, ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाए जाने वाली ये बीमारी है, क्योंकि ज़्यादा दलदल और पानी में ही ये ज़्यादा मच्छर पनपते हैं और फिर वो काटते हैं तो मलेरिया होता है। तो इन्होंने बताया था कि मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। पहले सोचते थे लोग कि शायद ये गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती है जिसकी वजह से बीमारी होती है, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो इसके लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब, दिसंबर 1902 में। कौन से पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, मलेरिया के लक्षण क्या है, तो इसमें ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। किसका लक्षण है, ये मलेरिया का लक्षण है, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप बिल्कुल। तो ये मलेरिया का लक्षण है। आगे चलो, आगे आपको देखने को मिलेगा आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक और यहाँ पर चर्चा की गई थी, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी क्या क्या देखने को मिलती है। तो बात करें दोस्तों, 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे जो है वो एनीमिया का शिकार हो गए थे। इन बच्चों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर असर होता है। ठीक है, किससे,
एनीमिया की कमी में वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, ठीक है, ना बढ़ पाते, ना ही उनमें फुर्ती होती है, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो फिर यहाँ एनेमिक बच्चों को आयरन या लोहे की दवाई दी जाती है दिल्ली के स्कूलों में जो बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ये 3 चैप्टर हमने आज कवर कर लिए हैं। इनको आप शॉर्ट नोट्स इनके अगर बनाना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, साथ साथ छोटे छोटे बहुत ही, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिखा है, एक्स्ट्रा मतलब इन द सेंस समझाने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखा है, नहीं तो आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं समझने के बाद, ठीक है। खुद से शॉर्ट नोट बनाए, बिना वीडियो को देखे कोशिश करें, फिर जहां आपको लगता है कि आपसे गलती हो रही है, आप भूल रहे हैं, वहां फिर से आप वीडियो चला करके इसको पूरा करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स को भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अपने तैयारी कर सके, ठीक है। और आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके 16 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ही हिम्मत के साथ एग्ज़ाम देने जाना है। फटाफट से हम इसको पूरा कर लेंगे, कुछ ही चैप्टर बाकी है और आगे तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर बच जाते हैं। 2-3 चैप्टर आएंगे जो बड़े होंगे, बाकी छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत जल्दी से फिनिश कर लेंगे। सो जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।